फिजिक्स के पढ़ने में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे पेपर नंबर 91 एनटीए। हमने अभी तक 23rd क्वेश्चन कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम 24th एंड ऑनवर्ड्स सॉल्व करेंगे। दोस्तों रूल वही, रिश्ता वही, सोच नहीं। तो आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व गिवन टाइम पीरियड के अंदर, राइट? आपके सामने टाइमर चलता रहेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और फटाफट 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 फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की तरह आपको देना है आंसर। तो बिना समय को गवाए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 24। द हाफ लाइफ ऑफ ट्रीटियम इज 12.5 years. What mass of the tritium of initial mass 64 mg will remain undecayed after 50 years? आपको मिलता है 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखो बच्चों, क्या गिवन है? 12.5 इयर्स तो उसकी हाफ लाइफ है। टोटल टाइम कितना दे रखा है? टोटल टाइम हमने 50 इयर्स दे रखा है। इसका मतलब क्या 4 हाफ लाइफ लग गई? आपको कॉमन सेंस से दिख रहा होगा, नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ गई 4। अब देखो लॉजिक से देखें, बिना फॉर्मूला लगाए लॉजिक से देखें तो आपको पता है 64 का आधा हो जाएगा एक लाइफ, हाफ लाइफ में, फिर हो जाएगा 16 का हो जाएगा 8। इसका मतलब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से 1 टी हाफ, 2 टी हाफ, 3 टी हाफ और 4 टी हाफ। 4 टी हाफ में क्या हमारा काम हो गया? कितना बचा? ये जो बचा है ये अनडिकेड है। क्या है? अनडिकेड। सीधा आंसर आ गया 4 mg। चाहो तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो बच्चों। आपको पता है n/n0 क्या 1/2 to the power n, where n is the number of half lives, आप इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। द हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम 92-238 अगेंस्ट अल्फा डीके इज 4.5 into 10 to the power 9 years. कैलकुलेट द एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ सैंपल। दोस्तों आसान सवाल, आपको मिलता है 1 मिनट का समय, कैलकुलेशन है थोड़े से, शुरू हो जाइए। चलिए बच्चों, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है A इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन। एन क्या है? नंबर ऑफ एटम्स। हमें ग्राम गिवन कितना? 1 ग्राम, राइट? अब 1 ग्राम में लैम्डा की वैल्यू तो आपको पता है log बेस 2, क्या log 2 बेसिकली log बेस e 2 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ इनटू n। मुझे पता है अगर मैं मोल्स में नंबर ऑफ एवोगैड्रोस नंबर का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। इसका मतलब मोल निकाल लो 1/238, या अगर मेरा मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। बस बच्चों आपको करना है कैलकुलेशंस। आसान सवाल, बिल्कुल टफ नहीं। चलिए तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26। A tunnel is made across the earth of radius r, passing through its center. A ball is dropped from height h in the tunnel. Height h is very small.
द मोशन विल बी पीरियोडिक विद टाइम पीरियड। आपको निकालना है टाइम पीरियड। शुरू हो जाइए, आपके पास है पूरे 1 मिनट का टाइम बच्चों। आसान सवाल है, बिल्कुल टफ नहीं। हम लॉजिक किससे कर देंगे, तड़ाक से, बिल्कुल तड़ाक से। चलिए शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों उसका सॉल्यूशन। हमें पता है कि अगर अर्थ में, ध्यान से देखना, 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 अगर अर्थ में अगर मैं यहां से पार्टिकल को ड्रॉप करता, राइट, तो ये आपको पता है ये एसटीएम करता है, अपन ने पढ़ा था ऐसे केसेस, राइट, ये एसटीएम करता है। इसका टाइम पीरियड कितना होता है, t इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट r/g। बच्चों ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, रट लो, ठीक। अच्छा, लेकिन हमने यहां से नहीं फेंका, हमने कहां से फेंका पार्टिकल को, हमने थोड़ा ऊपर से फेंका, यहां से मान लीजिए हल्की सी हाइट ऊपर। आपको पता है जैसे ही पार्टिकल को ड्रॉप करता हूं मैं h हाइट से, तो क्या टाइम पीरियड अंडर रूट 2h/g होता है। याद है बच्चों, याद है बच्चों, याद है। ये कहां से कहां तक का टाइम है, यहां से नीचे आने तक का, ठीक। अब क्या होगा, ये यहां से नीचे जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, ध्यान से बच्चों, ध्यान से बच्चों, ध्यान से, मतलब ये t, तो क्या ये भी t, तो क्या ये भी t, तो क्या ये भी t, कितना t कितना हो गया, 4 इंटू स्मॉल t प्लस टोटल टाइम पीरियड ऑफ द एसएचएल। मेरा आंसर आ गया डायरेक्ट, ये आ गया 4 इंटू अंडर रूट 2h/g प्लस टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट h/g होता है, ये हो जाएगा r/g इंटू 2 पाई। मेरा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। आसान है, आसान है, आसान है। जिंदगी को नजरिए बदल के देख लो, चीजें आसान है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। 2 equal masses hung from 2 massless spring of spring constant k1 k2, they have equal maximum velocity when executed simple harmonic motion, the ratio of their amplitudes is। आपको उनका रेशियो निकालना है एम्पलीट्यूड का। बड़ा आसान बना दूंगा मैं आपके लिए। आपको मिलते हैं 45 सेकंड का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं बच्चों उसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखना वो बोल क्या रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मुझे क्या निकाल दो, रेशियो निकाल दो। अरे हमें तो एक चीज पता है। हमें क्या पता है बच्चों, हमें पता है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड होता है, क्या वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का भी मैग्नीट्यूड होता है एसटीएम में। बिल्कुल बिल्कुल, डुडुक डुडुक देखा होगा, हाँ यूं यूं ये बात। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब हम क्यों निकालें काइनेटिक एनर्जी, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालें क्योंकि उससे प्रॉब्लम आसान बनेगी। हमें पता है हाफ के एक्स स्क्वायर क्या पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो होगा, और वही रेशियो काइनेटिक एनर्जी का भी होगा। इसका मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो क्या x की जगह एम्पलीट्यूड रख दूंगा, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब क्या k1a1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू k2a2 स्क्वायर आ जाएगा। हाफ हाफ मैंने दोनों तरफ से काट दिया, हाफ हाफ कैंसिल कर दो, खत्म, खुपाच। मेरा आंसर आ गया a1/a2 इक्वल्स टू k2/k1 की पावर 1/2। डायरेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a earth orbiting satellite has a solar energy collecting panel with area 5 meters square
if the solar radiations are perpendicular and completely absorbed, the average force associated with the radiation pressure is. आपको निकालना है बच्चों रेडिएशन प्रेशर। हमें फोर्स पूछा है, क्या पूछा बच्चों? फोर्स पूछा है। अच्छा, हमें पता है रेडिएशन प्रेशर, अगर सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है तो जो रेडिएशन प्रेशर होता है वो I/C होता है, और अगर रिफ्लेक्ट होता है तो 2I/C होता है। यहां पे क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर तो ना पूछा, हमने पूछा फोर्स। हमें पता है फोर्स बाय एरिया प्रेशर, तो क्या लिख दूं? फोर्स इनटू दिस, यहां पर एरिया लिख दूंगा, राइट? इसको डिवाइड करो, फोर्स बाय एरिया प्रेशर हो गया। तो आई इंटेंसिटी कितनी बच्चों? इंटेंसिटी गिवन है हमें सोलर कांस्टेंट, राइट? आई 1.4 इंटू 10⁻³ सोलर कांस्टेंट, करेक्ट? ये इंटेंसिटी हमारी। एरिया कितना है? एरिया गिवन है 5 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट कितनी? 3 इंटू 10⁸। बस अब कैलकुलेशन कर लीजिए, आसान प्रॉब्लम, आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द फिगर शोज वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटोसेंसिटिव सरफेस फॉर 3 डिफरेंट रेडिएशन IA, IB, IC इंटेंसिटी एंड न्यू ए, न्यू बी, न्यू सी फ्रीक्वेंसीज फॉर कर्व ABC। आपको देता हूं 20 सेकेंड्स का समय, आसान प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बच्चों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है, ध्यान देना, जो सैचुरेशन करंट होती है, सैचुरेशन करंट, ये जो करंट होती है बेसिकली ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। काय पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है। और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। क्लियर बात? चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। A uniform cylinder of length L, mass capital M, having cross-sectional area A, suspended with its length vertical from a fixed point by a massless spring of spring constant K, such that it is half submerged in the liquid of density sigma in the equilibrium position. The extension in the spring x naught in the equilibrium position will be। दोस्तों आपको निकालना है एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। आपके पास है 1 मिनट का समय, शुरू हो जाइए। दोस्तों प्रॉब्लम बिल्कुल आसान, एकदम सिंपल सी प्रॉब्लम है। आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है। आपको पता है कितने फोर्सेस लग रहे हैं बच्चों यहाँ पे? हमें पता है, अगर मैंने मान लिया इलॉन्गेशन हो गया x नॉट, कितना हो गया? x नॉट इलॉन्गेशन मान लिया, तो एक फोर्स लगेगा कि x नॉट ऊपर की तरफ, एक फोर्स लगेगा ग्रेविटी नीचे की तरफ, और एक फोर्स लगेगा बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ, फोर्स ड्यू टू बायंसी।
बस इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कर दीजिए, खेला खत्म। क्या दे रखा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड सिग्मा दे रखी, मतलब जो देखो ध्यान से देखना, जो बायनेंसी फोर्स होता है वो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू वॉल्यूम विच इज सबमर्ज्ड और इमर्ज्ड इन द लिक्विड, तो ये हो जाएगा v/2 इंटू जी। सिमिलरली हो जाएगा रो इंटू वी इंटू जी। अब आप सिंपल है, खत्म हो गया, तो इक्वेट कर दीजिए इसको, ये हो जाएगा रो वी जी इज इक्वल्स टू सिग्मा v/2g प्लस के एक्स नॉट, राइट। आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। द स्प्रिंग बैलेंस A reads 2 kg with a block of mass M suspended to it. A balance B reads 5 kg when a beaker with liquid is put on the pan of balance. The two balances are now so arranged that the hanging mass is inside the liquid in a beaker as shown in the figure. दोस्तों आसान सवाल, 30 सेकंड का समय शुरू हो जाइए। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें गिवन है एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जो इनिशियली कितना रीड कर रहा था 2, और ये जो पेन था वो इनिशियली जो बीकर में वाटर है वो इनिशियली कितना रीड कर रहा था 5। जैसे ही मैंने एक दूसरे को इसमें इंसर्ट कर दिया, मतलब ब्लॉक को, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को जैसे इंसर्ट किया, आपको दिख रहा होगा कि यहां पर ये जो लिक्विड है ये एक बायनेंसी फोर्स लगाएगा। अगर ये बायनेंसी फोर्स लगाएगा बच्चों ध्यान रखो, तो ये mg नीचे kx ऊपर और एक बायनेंसी फोर्स और ऐड अप हो जाएगा ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो स्प्रिंग की रीडिंग है वो घट जाएगी, स्प्रिंग की रीडिंग घट जाएगी। न्यूटन बोलता है कि फोर्सेस एग्जिस्ट इन एक्शन रिएक्शन पे। अगर लिक्विड ने ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगाया है तो ब्लॉक के लिक्विड के ऊपर नीचे फोर्स लगाएगा, तो एक एडिशनल फोर्स नीचे की तरफ बढ़ जाएगा बच्चों, तो जो पैन की रीडिंग है वो बढ़ जाएगी। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल, खूबसूरत। बाय कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर इज इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। The distance between the lens and the mirror is 10 centimeter. A small object is kept at a distance of 30 centimeter from the lens. The final image is. आपको मिलता है पूरा 1 मिनट 15 सेकंड का समय। बढ़िया प्रॉब्लम, शुरू हो जाइए। आओ बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें गिवन है कि एक लेंस और एक प्लेन मिरर का कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से गलती ना हो जाए, आसान है। फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट, अगर मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट की तरफ डिस्टेंस पर रखा 30 पे, इसका मतलब क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा? बिल्कुल सही बात है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, आपको पता है बच्चों, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेम डिस्टेंस पे ही, ऑपोजिट साइड में।
2f पर रखोगे तो 2f पे बनेगी इमेज। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी गिवन है 10। इसका मतलब जो इमेज बनेगी बेसिकली वो यहां कहीं बनेगी, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। कहां से बच्चों 20 कहां से? मिरर से, ठीक, ये मिरर है सर। अब देखो ये मेरी इमेज बनी I1, इमेज 1। अब क्या होगा, जैसे ये रेज यहां जाएगी ऐसे, समझ रहे हो, ये तो क्या मिरर इसको पीछे ले आएगा। मिरर कहां ले आएगा, इसको यहां पर ऐसे ले आएगा। कितने डिस्टेंस पे? सेम डिस्टेंस 20 पे। अगर ऑब्जेक्ट मैंने पीछे रखा है मिरर के पीछे, बेसिकली कैसा ऑब्जेक्ट है, रियल वर्चुअल, द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इफ द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो यहां से अगर 20 डिस्टेंस पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, तो सिर्फ मिरर की बात करें तो क्या 20 डिस्टेंस, ये तो 10 है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट बनना चाहिए ये वाले ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट 1 मान लो, ऑब्जेक्ट की इमेज बनना चाहिए यहां बनना चाहिए, करेक्ट। इसका मतलब ये मेरा ऑब्जेक्ट 2 हो गया फिर से। अब देखो रेज ऐसी आ रही है, क्या रियल ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ये है हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब दोस्तों टोटल 3 इमेज बन रही है। एक किसने पहले बनाई, लेंस ने, फिर बनाई मिरर ने, अब वापस से एक इमेज बनाएगा लेंस, मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो अब जो सिनारियो है वो कैसा है, रेज आ रही है ऐसी, कितने डिस्टेंस पे 20 यहां से, 20 यहां से, मतलब 10 डिस्टेंस पे। ये है मेरा ऑब्जेक्ट एक्चुअली में। फाइनली जब बन रहा है ये रेज ऐसी आएगी, ठीक। अच्छा इसका फोकल लेंथ तो पता ही है हमें, +15। अब यहां पे देखो, हमेशा साइन कन्वेंशन याद रखना बच्चों, जिस डायरेक्शन में रेज जाती है वो डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं। तो ये वाली डायरेक्शन मैंने मान ली पॉजिटिव, ये डायरेक्शन मैंने मान ली नेगेटिव, करेक्ट। फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता ही है हमेशा। इक्वेशन लगाएंगे 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f। u कितना है, जहां जाएगी काम की रेज, जहां जाएगी काम की रेज वहां मानते पॉजिटिव, ठीक। तो जाएगा 1/v माइनस u वैल्यू कितनी, u वैल्यू हमारी 10 इक्वल टू 1/50, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, सीधा आंसर आ गया, कितना आ गया मेरा, v सॉल्व करोगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 33। A concave mirror is placed on a horizontal table with its axis directed vertically upwards. Let O be the pole of the mirror and C is the center of curvature. A point object is placed at C. It has a real image also located at C. A condition called autocollimation. मैं बताऊंगा आपको autocollimation क्या होता है बच्चों, जब इमेज और ऑब्जेक्ट सेम पोजीशन में बन जाती है, that is called as autocollimation. If the mirror is now filled with water, the image will be. आपके पास दोस्तों है पूरा समय 45 सेकेंड्स का, सोचिए और सोच के आंसर टिक कीजिए। फटाफट तेजी से कमेंट कीजिए आंसर। आइए देखते हैं सॉल्यूशन 33। हमें गिवन है एक मिरर है जिसमें हमने यहां पर पानी भर दिया, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता तो क्या इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनती थी, ये बात तो क्लियर है मेरे को। लेकिन आपको पता है कि अगर मान लो पानी भरा हुआ है तो एक्चुअली अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो ऊपर से देखने पे, मतलब रेयरर से डेंसर पे देखेंगे तो इमेज यहां बनती थोड़ी सी ऊपर। सिमिलरली अगर डेंसर से रेयरर में देखेंगे तो अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो इमेज थोड़ी सी दूर बनती थी, यहां पे थोड़ी पास बनती और यहां पे थोड़ी दूर बनती, ठीक है। इसका मतलब मिरर पे अगर कोई आदमी खड़ा है मान लो, तो उसको ऑब्जेक्ट यहां दिखेगा या यहां दिखेगा, ये होगी उसकी एक्चुअल पोजीशन ऑब्जेक्ट की।
अब आपको कॉमन सेंस से पता है कि अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा है, मतलब सी टू इंफिनिटी रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो इधर बनती है, राइट। रियल इन्वर्टेड बनती, सेम साइड बनती, राइट। रियल इन्वर्टेड सेम साइड मतलब सेम साइड इन द सेंस अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो इमेज भी यहीं होगी, ठीक है। यार की अपन ने पढ़ रखा है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 34। A uniform cube of mass m and edge a moves on a horizontal surface along the positive x-axis with an initial velocity v naught। आपको चार ऑप्शंस गिवन है, आपको मिलेगा 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखो बच्चों, हमें पता है कि अगर बॉडी मूव कर रही है v स्पीड से, राइट, तो ये रफ सरफेस है, इसका मतलब तीन फोर्स लग रहे होंगे, दो फोर्स लग रहे होंगे, एक फ्रिक्शन और एक mg और एक नॉर्मल, करेक्ट। तीन फोर्स लग रहे हैं। अगर ये तीनों फोर्सेस, ध्यान से देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं सेंटर के अबाउट देखूं तो ये बॉडी को टॉपल कराने की कोशिश करेगा? कौन? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कौन कराएगा इसको? टॉपल कराएगा। फ्रिक्शन अगर टॉपल कराएगा यहां पर, तो ध्यान से देखो, आपको समझ में आएगा कि नॉर्मल की जो वैल्यू है बेसिकली, ये क्या बॉडी थोड़ी सी ऐसे गिरने की कोशिश करेगी? इसका मतलब जो नॉर्मल है वो थोड़ा शिफ्ट होगा, ठीक है, एकदम एक्सट्रीम पे नहीं आएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा तो शिफ्ट हो जाएगा नॉर्मल। क्योंकि नॉर्मल क्या करेगा? नॉर्मल इस बॉडी को बचाता है, टॉपलिंग अपन ने पढ़ा है। नॉर्मल क्या करेगा? इस बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगाएगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा? टॉर्क वाइज टॉर्क लगाएगा। ये देखो, ये आर क्रॉस एफ सेंटर पर रखा है, आर क्रॉस एफ के ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है, और ये आर क्रॉस एफ ये क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रिक्शन गिराना चाहता है और नॉर्मल बचाना चाहता है। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 35। A coin is of mass 4.8 kg and radius 1 meter is rolling on a horizontal surface without sliding with an angular velocity of 600 radian per minute. The total kinetic energy of the coin will be। दोस्तों आपको पता है कि अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, राइट, कोई बॉडी रोल कर रही है, तो उसके पास दो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या वो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगी। कॉइन है, इसका मतलब क्या? डिस्क है, राइट, डिस्क मान लीजिए। तो मेरा आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, वैल्यूज गिवन है, ओमेगा गिवन है और रेडियस गिवन है, तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर लगा सकते हैं क्लियरली, ठीक है। चलिए दोस्तों, कैलकुलेशन है, कोई टफ नहीं, बिल्कुल सिंपल था। अब देखते हैं अगला प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 36। फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको मिलते हैं 30 सेकेंड्स का टाइम, शुरू हो जाएगी।
चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमें पता है 120 वोल्ट का सोर्स है, 70 वोल्ट यहां आ रहा है। इसका मतलब बाकी बचा हुआ जो 50 वोल्ट है क्या वो डायोड पे गिरना चाहिए। 70 प्लस 50 120। इसका मतलब जितना 50 वोल्ट यहां है तो क्या 50 वोल्ट यहां भी है। मतलब क्या करंट निकाल दूं मैं 50 डिवाइडेड बाय 10 की, ये हो जाएगा 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। करेक्ट। यहां पे करंट निकालते हैं, यहां पे करंट कितनी आएगी मेरी 70 बाय 5 इंटू 10 पावर 3, क्या हो जाएगा 14 मिली एम्पियर। अगर 14 यहां से आ रही है, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलता है अगर 14 करंट यहां से आ रही है और 5 यहां गई, इसका मतलब यहां कितनी जाएगी 9 मिली एम्पियर। मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, GE specimen, a germanium specimen is doped with aluminum. The concentration of acceptor atom is 10 to the power 21 atoms. Given that the intrinsic concentration of electron hole pair is 10 to the power 19 per meter cube, the concentration of electrons in the specimen will be. आपको मिलता है पूरे 30 सेकंड का समय। आसान प्रॉब्लम शुरू हो जाइए। देखिए दोस्तों, आपको एक रिलेशन पता होगा, हमेशा याद रखना, Ni इंट्रिंसिक का स्क्वायर इक्वल्स टू होल का कंसंट्रेशन इनटू इलेक्ट्रॉन्स का कंसंट्रेशन। बस ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप लगा दीजिए, आपका आंसर जाएगा। n क्या नंबर ऑफ होल्स, n क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स का स्क्वायर आ जाएगा। तो आपको यहां से Ne की वैल्यू निकल जाएगी 10 टू द पावर प्लस 17, 10 टू द पावर 17। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। The potential energy U between two atoms is in a diatomic molecule as a function of distance x between atom and has been shown in the adjoining figure. The atoms are. दोस्तों आसान सवाल, 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी में। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। आपको पता है, ध्यान से देखना, आसान है, बिल्कुल टफ नहीं है। ये ग्राफ कुछ ऐसा है, राइट। You know that if the potential energy is maximum, the stability is minimum, and the potential energy is minimum, the stability is maximum. तो आपको दिखाएगा यहां पर ये मिनिमम है। इसका मतलब ये जो पोजीशन है, ये वाली जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन, मान लो x0, कुछ गिवन है यहां पर, कुछ भी गिवन नहीं, हाँ x0 मान लिया मैंने पोजीशन। अब देखो पोजीशन, बेसिकली यहां पे मिनिमम एनर्जी है। इसका मतलब जब भी एटम्स रहेंगे अपनी नॉर्मल स्टेट में, उनमें इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना होगा x0 के बराबर। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना होगा बच्चों x0। अब क्या किया मैंने, देखो यहां पे मान लो कोई पॉइंट यहां पे ले आया मैंने, राइट। इसका मतलब मैंने क्या किया, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस को कम कर दिया। क्या मैंने दबाया मॉलिक्यूल को, जैसे ही मैं टुवर्ड्स लेफ्ट जाऊंगा, ध्यान से देखना, जैसे ही मैंने जबरदस्ती दबाया मॉलिक्यूल्स को तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ गई, राइट, और इंटर एटॉमिक डिस्टेंस घट गई। जैसे ही राइट में जाऊंगा तो राइट में ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि मिनिमम से तो ऊपर ही होगा सब कुछ, राइट में जाओ या लेफ्ट में जाओ। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे मैंने खींच दिया। कैसे खींच दिया? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बढ़ गई, x0 होना चाहिए, x0 से ज्यादा हो गई। तो अगर इंटर जबरदस्ती में दबाऊंगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव, वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन में आने की कोशिश करेंगे। तो मतलब लेफ्ट साइड में कहां पर, बी की तरफ कैसा फोर्स लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और ए की तरफ कैसा फोर्स लगेगा, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, चलिए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम।
in the relation dy by dx equals to 2 omega sin omega t plus phi naught, the dimensional formula for omega t plus phi naught will be. शुरू हो जाइए, 20 सेकेंड्स का समय, तीसरा सवाल टिक करो, आगे बढ़ो तेजी से. देखो बच्चों, ये है साइन थीटा वाला फॉर्मेट. आपको पता है थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होते, ये होता है डायमेंशनलेस, लेकिन इसकी यूनिट्स होते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, इसके यूनिट होते हैं रेडियंस. याद रखना, ऐसी क्वांटिटी है जिसके यूनिट तो हैं लेकिन कोई डायमेंशन नहीं. नेक्स्ट प्रॉब्लम. In YDAC, two wavelengths lambda 1 and lambda 2 are used to obtain interference fringe. If the nth bright band due to the lambda 1 coincides with n plus 1th bright band due to lambda 2, then the value of n will be. आसान सवाल, फॉर्मूला बेस्ड. 45 सेकंड्स का समय शुरू हो जाएगी. आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमें पता है जो y डिस्टेंस होती है, y मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से ऊपर जो डिस्टेंस होती है वो होती है n लैम्डा डी बाई डी. अब वो बोल रहे हैं कि फिफ्थ, nth और n प्लस वन कॉन्साइड कर रही है, राइट. तो कहना है n इंटू लैम्डा. लैम्डा कितना है? लैम्डा में गिवन है 780 इज इक्वल्स टू n प्लस वन किसका? 520 का. ये वैल्यू गिवन है. देखो डी बाई डी दो इधर से कैंसिल हो गया, राइट. अब बस आपको सॉल्व करना है. आपकी n की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली 2, राइट. द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 41. द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इंक्रीजेस व्हेन. दोस्तों 20 सेकेंड्स का समय शुरू हो जाइए. तीसरा सवाल फटाफट. अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. हमें पता है जो पावर होता है क्या, वो d अपॉन रिजॉल्विंग पावर d अपॉन 1.22 लैम्डा होता है. तो आपको दिख जाएगा कि रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. द करेक्ट ऑप्शन इज ए. नेक्स्ट प्रॉब्लम. Two periodic waves of intensity I1 and I2 pass through a region at the same time in the same direction. The sum of the maximum and the minimum intensity will be. दोस्तों ट्रैप सवाल है, गलती मत कर देना. 45 सेकेंड्स का समय शुरू हो जाइए. अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है द सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी. हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता है, आई मैक्स क्या होता है, वो रूट ओवर I1 प्लस रूट ओवर I2 द होल स्क्वायर. क्या मैक्सिमम होती है. सिमिलरली मिनिमम क्या होता है, मिनिमम होता है रूट ओवर I1 माइनस रूट ओवर I2
द होल स्क्वायर, मैक्सिमम मिनिमम, दोनों को ऐड कर दो। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर खोल दिया हमने, प्लस I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, इसने इसको मार दिया, क्या बचा हमारे पास 2 टाइम्स I1 प्लस I2। द करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 43। A car is moving towards a high cliff. The driver sounds a horn of frequency F. The reflected sound heard by the driver has frequency 2F. If V is the velocity of the sound, then the velocity of the car in the same velocity units will be। दोस्तों आपको मिलता है 45 सेकेंड्स का समय, आसान प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन। हमेशा याद रखना, जब भी कोई वॉल से टकरा कर मेरी साउंड आ रही हो तो वॉल को क्या मान लेना, मिरर मान लेना। आसान हो जाएगा वैसे बच्चों, प्रॉब्लम बिल्कुल आसान हो जाएगी। इसको मिरर मान लो, अगर मिरर मान लिया, एक को मान लो सोर्स, एक को मान लो ऑब्जर्वर। इजी 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 इजी, किसी को भी सोर्स मान लो, किसी को भी ऑब्जर्वर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या कर रहे हैं, दोनों बढ़ाना चाहते हैं, दोनों बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब क्या, एफ डैश इक्वल्स टू एफ नॉट इंटू वी प्लस वी कार, क्योंकि ऑब्जर्वर भी कार की स्पीड से मूव कर रहा है और सोर्स भी कार की स्पीड से मूव कर रहा है, अपॉन वी माइनस वी कार। देखो ऑब्जर्वर बढ़ाना चाहता है इसलिए न्यूमरेटर में प्लस, सोर्स बढ़ाना चाहता है इसलिए डिनोमिनेटर में माइनस। ठीक, अब बोला है हमने कि फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, ये हो गई 2f, ये हो जाएगी v प्लस वी सी अपॉन वी माइनस वी सी। अभी कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा, 2v माइनस 2vc इक्वल्स टू v प्लस vc। 2v माइनस v कितना हो गया बच्चों, ये हो गया v इक्वल टू 3vc, मतलब vc कितनी आ गई, v by 3। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट प्रॉब्लम 44। A small object of mass 100 gram moves in a circular path. At a given instant, velocity of the object is 10 I cap and the acceleration is 20 I cap plus 10 j cap. At this instant of time, the rate of change of kinetic energy of the object will be। आपको मिलता है दोस्तों 45 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। वो पूछ रहे हैं हमसे, ध्यान से देखो क्या पूछ रहे हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी डी बाई डी टी ऑफ के। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या, वर्क डन होता है, मतलब वर्क डन बाय टाइम के पावर होता है। सिंपल क्यों नहीं पूछते, वो पावर बता दो। तो बेसिकली पावर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी, फोर्स डॉट वेलोसिटी, खत्म। अब ध्यान से देखो, फोर्स कितना, मास इनटू एक्सीलरेशन, कितना हो जाएगा ये 10 1/10। इसका जब मास इनटू एक्सीलरेशन करूंगा तो ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 1j कैप, ये मेरा फोर्स है, डॉट वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है 10i कैप। आपको पता है i डॉट i 1 होता है, j डॉट i 0 होता है, तो 2 इंटू 10 या क्या मेरा 20 वॉट। सीधा आंसर, खत्म, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, a uniform force of 4 Newton acts on a body of mass 10 kg for a distance of 2 meter.
द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी विल बी। आसान प्रॉब्लम, 30 सेकेंड्स का समय, शुरू हो जाइए तेजी के साथ, ताबड़तोड़ मचा दीजिए। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें पता है बच्चों, जो वर्क डन होता है, वर्क डन, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम से वही तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, डेल्टा की। खत्म। तो वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट डी। अब फोर्स कितना गिवन है, फोर्स गिवन है में 4 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 मीटर, 4 इंटू 2 8, मेरा आंसर आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इक्वल टू वर्क डन 8 जूल। आपका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हमने आज का फिजिक्स एनटीए पेपर समाप्त कर दिया है। दोस्तों, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपके लिए मैं कंटिन्यूसली रेगुलरली क्लास अनवरत जारी रखूंगा। स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग, कीप Physics के फंडे।